नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 44 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में 44वें एपिसोड के सवालों को भी लिया जाएगा, 45वें एपिसोड के सवालों को भी लिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं और अंकिता जी हमसे सवाल करते हैं कि नमस्ते सर। नमस्ते अंकिता जी, मेरा ये सवाल है कि किसी पर्सन का कैरियर कौन सी दिशा में है, ये लग्न कुंडली से पता चलेगा या फिर D9 मतलब नवमांश से पता चलेगा, या फिर D10 या फिर दशमांश से पता चलेगा, या डिविजनल चार्ट से कोई दूसरे डिविजनल चार्ट से पता चलेगा। कैरियर कौन से हाउस से पता चलता है, या फिर अलग अलग हाउस अलग अलग फील्ड के बारे में बताते हैं, और ये कैरियर के बारे में जानना चाह रही हैं। ठीक है अंकिता जी, देखिए ऐसा है कि लग्न कुंडली के दशम भाव जो होता है, 10th हाउस जो होता है, वो आपके नौकरी या व्यवसाय का भाव है। लेकिन दशम से दशम एक भावात भावम नियम होता है। इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना करके बताऊंगा एग्जैक्टली कि क्या होता है भावात भावम नियम। लेकिन अभी आप ये समझिए कि लग्न कुंडली का दशम भाव से दशम भाव जो होता है वो 7th हाउस होता है। उसको भी हम कैरियर के लिए देखते हैं, और साथ ही साथ 6th हाउस से भी नौकरी के लिए देखा जाता है। तो ये जो लग्न कुंडली का 10वां भाव, 7वां भाव और 6वां भाव, ये कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, इन सब के लिए देखे जाते हैं अलग अलग। साथ ही साथ आपका 11th हाउस और 2nd हाउस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये धन भाव है। धन या लाभ कहां से आपको ज्यादा आ सकता है, इन सबको देखा जाता है। रही बात कि आपने दिशा की जो बात की है, तो दशमांश कुंडली से भी दिशा का निर्धारण किया जाता है और लग्न कुंडली से भी निर्धारण किया जाता है। लेकिन D9 का इसमें कोई रोल नहीं है, या फिर दूसरे किसी भी डिविजनल चार्ट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। D9 जो होता है वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि डिविजनल चार्ट में कैरियर को देखने के लिए केवल आपको दशमांश का ही यूज करना है, और दशमांश भी कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके समझा चुका हूं। तो लग्न और दशमांश, इनके आधार पर यह जाना जाता है कि आपका कौन सा कैरियर होगा, किस दिशा में हो सकता है, किस तरह का कैरियर हो सकता है, कब स्टेबल होगा, कब आपको कैरियर में प्रॉब्लम आएगी, और ये सब चीजें। चंद्र प्रकाश जी मुझे सवाल करते हैं, सर मेरा राहु और मून, राहु और चंद्रमा दोनों 10वें भाव में है, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, कहीं सफल नहीं हो पा रहा हूं, क्या इस परेशानी का कोई अंत है? चंद्र प्रकाश जी, राहु और चंद्रमा 10वें भाव में है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखिए किस ग्रह की महादशा चल रही है। आपको ना यहाँ पर 3 चीजें, मैं हमेशा एक बात बताता हूँ कि 3 चीजें सबसे पहले आपको देखना बहुत जरूरी है। बेसिकली 3 चीजें देखिए, आपके लग्नेश कहाँ है और लग्न की स्थिति कैसी है, आपकी दशा स्वामी कैसे हैं, दशा स्वामी की स्थिति कैसी है, दशा किस ग्रह की चल रही है, साथ ही साथ चंद्र कैसा है, चंद्र कहाँ बैठा है, कई चंद्र तो पीड़ित नहीं है। आपने चंद्र के बारे में तो मुझे बता दिया कि भाई राहु और चंद्र साथ में बैठे हैं, कितना डिग्री डिफरेंस है ये आप देख लीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको कहीं ना कहीं विपरीत ग्रह की महादशा भी कुछ चल रही होगी, आपको उसका भी ध्यान देना चाहिए, और लग्न भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, मैं भी। तो आप जो दशा खराब चल रही है, और यदि यहाँ पर राहु और चंद्र साथ में बैठे हुए हैं, यदि राहु पीड़ित है या चंद्र उसे माफी चाहूंगा, चंद्र यदि पीड़ित है और राहु उसे पीड़ा दे रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई चंद्र जो है वो मारक ग्रह है, राहु अच्छे ग्रह है, तो आप उस अनुसार जो है वो उपाय करें। जो भी ग्रह आपको लगता है कि ये परेशान करने वाला है, चाहे दशा नाथ हो, दशा जिसकी चल रही है उसका स्वामी हो, चाहे राहु और चंद्र में से कोई ग्रह हो, चाहे लग्नेश भी हो, जो भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है उसका आपको उपाय करना चाहिए। उपाय कैसे करेंगे? उपाय करने के लिए आपको इसी चैनल पर एक सीरीज मिलेगा, उपायों का सीरीज। उसमें आप जाइए, उसमें जाकर के आपको अलग अलग ग्रहों को लेकर के अलग अलग उपाय दिए गए हैं। जो भी ग्रह आपको लगता है कि ये खराब है, उस ग्रह का आप उपाय कर लीजिए। चंद्र और राहु का साथ में आकर के बैठना
10th हाउस में आपको यहाँ पर ये जरूर देखना पड़ेगा कि चंद्र कहीं मारक ग्रह तो नहीं है 10वें भाव में। यदि 10वें भाव में मारक ग्रह चंद्र है और राहु अच्छे ग्रह है तो आप राहु की शांति मत कीजिएगा, बिल्कुल भी चंद्र की शांति कीजिएगा, क्योंकि चंद्र खराब है। और यदि आपको लगता है कि राहु खराब है चंद्र अच्छे हैं तो राहु की शांति कीजिए। और यदि आपको लगता है कि दोनों ही खराब है तो आप दोनों की शांति कीजिए। आपको ये कैसे पता चलेगा कि चंद्र राहु में से दोनों में से कौन खराब है? यदि आपको ये समझ में नहीं आता है, यदि आपको ये नहीं पता है, तो आप इसी चैनल पर सारे सीरीज बने हुए हैं, आप जाइए उस सीरीज में देखिए मून इन 10th हाउस, इस इंडिविजुअल वीडियो को देख लीजिए। फिर देखिए राहु इन 10th हाउस, इस इंडिविजुअल वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है आपको कि आपके राहु और आपके चंद्र जो जिस नंबर के साथ बैठे हुए हैं वो कैसे अपने फल दे रहे हैं। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन खराब है कौन अच्छा है। जो खराब है उसका आप उपाय कर लीजिए। विनोद सिंह जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर मुझे ये पूछना है कि यदि किसी की कुंडली मिलान में नाड़ी दोष या भकुट दोष आ जाए जिसके कारण संतान होने में प्रॉब्लम हो रही हो तो क्या वह कपल एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन के माध्यम से संतान सुख प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है? तो क्या नाड़ी या भकुट दोष के प्रभाव यहाँ भी रहेंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। विनोद जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि नाड़ी दोष और भकुट दोष, इस पर आपको कल और परसों, ये माफ़ी चाहूँगा 2 दिन पहले जो है लगत आपको नाड़ी दोष और भकुट दोष पर वीडियो मिले हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या दिक्कत के दे सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। देखिए ऐसा होता है कि नाड़ी दोष और भकुट दोष में, स्पेशली नाड़ी दोष में संतान प्राप्ति को लेकर के दिक्कतें आती है। हाँ, मैंने कई बार ये भी देखा है कि यदि आप किसी अलग मेडिकल टेक्निक का यूज़ करते हैं, जैसे IVF, या फिर आपने जो कपल एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन की बात की, इस तरह के टेक्निक्स का भी यूज़ होता है। लेकिन कई बार ये टेक्निक्स भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा तो उन्हीं के पास आ रहा है ना, उन्हीं कपल के पास आ रहा है ना जो कि नाड़ी दोष या भकुट दोष से पीड़ित हैं। तो कई बार ये टेक्निक भी जो है वो असफल हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बहुत हद तक ये कारगर साबित होता भी है। कहने का मतलब ये कि यदि 100 कपल्स हैं जिन्होंने ये टेक्निक यूज़ की, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके टेक्निक यदि यूज़ की है, तो उसमें से 30 से 40 कपल्स बोलते हैं कि भाई हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, लगभग 70 या 60 कपल्स बोलते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ है, हमें बच्चा हो रहा है या फिर हो जाएगा या होने वाला है। मृदुल गुप्ता जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर मकर लग्न में चौथे भाव में अंगारक और दशम भाव में चंडाल दोष बन रहा है, लेकिन राहु केतु 29 डिग्री के मृत अवस्था में हो तो क्या तब भी बहुत खराब है? ठीक है मृदुल जी, देखिए अंगारक और चंडाल आपने ये तो बात कर ली। कहने का मतलब गुरु और केतु या गुरु और राहु या मंगल और केतु, मंगल राहु साथ में बैठे हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि इनकी डिग्री डिफरेंस कितना है इनके बीच में। मंगल यदि 2 डिग्री के और आप बता रहे हैं केतु या राहु 29 डिग्री के, तो कैसे कोई अंगारक योग बनेगा? आपको यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ेगा। यदि मंगल 28 डिग्री, 29 डिग्री या 27 डिग्री, 26 डिग्री या गुरु भी लगभग ऐसे ही डिग्री में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यदि इनकी डिग्रियां दूर है, 6 डिग्री से ऊपर है या 10 डिग्री से भी ऊपर है, तो बहुत अच्छी बात हुई। किसी भी प्रकार का कोई अंगारक और किसी भी प्रकार का कोई चंडाल योग यहाँ पर बनना नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डिग्री देखना बहुत जरूरी है। रही बात यदि क्लोज कंजंक्शन भी है, मान लेते हैं कि भाई मंगल का डिग्री 28 है, गुरु का डिग्री 27 है, क्लोज कंजंक्शन हो गया 29 डिग्री के साथ, तो भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये जो राहु और केतु हैं सचमुच में मृत अवस्था में है। मृत अवस्था में है तो ये अपने बहुत ज़्यादा खराब फल देने वाले नहीं हैं। फिर ये भी तो देखना होगा ना कि राहु और केतु कुंडली के लिए कितने अच्छे ग्रह हैं। यदि अच्छे ग्रह हैं तो वो खराब फल आपको देने वाले नहीं है। इनके बाद में अमित मदान जी से सवाल करते हैं, सर कौन से घर हाउस की दशा कब आती है? अच्छा अमित जी, आपको थोड़े से वीडियोस देखने चाहिए। मेरे सारे वीडियोस मैंने बना करके रखे हुए हैं। घर की या हाउस की दशा नहीं आती है, ग्रहों की दशा आती है।
अब रही बात कौन से ग्रह की दशा कब आती है, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। सबसे पहले ये निर्धारित किया जाता है कि आपका जब जन्म हुआ तब किस ग्रह की महादशा चल रही थी। हर इंसान को अलग अलग ग्रहों की महादशाएं चल सकती हैं। फिर उसके बाद एक सीक्वेंस पूरा बना हुआ है कि बुध आएंगे, फिर केतु आएंगे, फिर शुक्र आएंगे, फिर सूर्य आएंगे। इस तरह से पूरा सीक्वेंस एक बना हुआ रहता है। फिर वो दशाएं आती रहती है, लेकिन घर की दशा नहीं आती है। कायक जी कहता है ग्रेट वर्क, आई एम फीलिंग लाइक एकलव्य व्हेन वॉचिंग योर वीडियो एट माय होम। हाँ, थैंक यू वेरी मच कायक जी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मैं एकलव्य हूँ। एकलव्य जो द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने नहीं जा पाए थे, लेकिन वो दूर से ही उनकी फोटो को रख के या उनकी मूर्ति को रख के, स्टेच्यू को रख के शिक्षा ले रहे थे। ये जब भी मेरा वीडियो देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी मुझसे सवाल करते हैं कि प्रणाम शशि जी, अगर मेष लग्न में शुक्र मारक होता है तो इसका क्या ये अर्थ हुआ कि मेष लग्न वालों के शुक्र से रिलेटेड हर चीज खराब होगी, जैसे उनकी मैरिड लाइफ, उनके बच्चे, उनका वैवाहिक जीवन, या फिर उनकी लग्जरी लाइफ, या जो भी शुक्र से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है शशि जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेष लग्न वाले जातक भी जो हैं वो भी बहुत चीज़ें पाते हैं। ये जो होता है ना कि हर ग्रह को अलग अलग चीज़ें डिवाइड कर दी जाती है। जैसे शुक्र है तो लग्जरी लाइफ है, मैरिड लाइफ है, गुरु है तो ज्ञान है, बुध है तो वाक्पटुता है, आपकी बोलचाल है या बुद्धि है। ये बहुत सामान्य स्तर पर होता है। इसका ये मतलब कतई नहीं कि किसी का बुध अस्त है तो बोल नहीं पाएगा अच्छे से, है ना। तो ये बड़ी ही सामान्य स्तर पर है। आपके घरों को भी देखा जाता है, हाउसेस को भी देखा जाता है, उस अनुसार भी प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शुक्र यदि मारक ग्रह है तो इंसान को लग्जरी लाइफ या मैरिड लाइफ या ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मनोज जी ने भी ग्रह से रिलेटेड ही सवाल किया है। इन्होंने कहा है थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन के लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, शुक्र या बुध। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ ग्रहों से रिलेटेड कुछ नहीं होता, लेकिन चूंकि आपका ग्रह का ही प्रश्न है तो मैं थायराइड के लिए कहूंगा गुरु, जुपिटर जो है वो थायराइड को लेकर के दिक्कत देते हैं। स्किन प्रॉब्लम के लिए कहूंगा मैं केतु, और यूरिन इन्फेक्शन के लिए शुक्र हो सकते हैं। शुक्र या सूर्य या शनि भी होते हैं, तो ये यूरिन इन्फेक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। बाकी बुध का कोई संबंध नहीं है स्किन प्रॉब्लम से, थायराइड से या यूरिन से। तो दोस्तों यहाँ पर इतने सवालों को लिया, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। दोस्तों आने वाले वीडियोज़, आने वाले समय में, आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।